जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास मिशन मेंस 2026 MM26 इस सीरीज की लेक्चर नंबर 8 है। अब में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि लेक्चर नंबर 1 से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और आज इस 8वीं क्लास को कर रहे हो। देखो, मैं एक बात बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, अगर आपने इस सीरीज को कॉन्टिन्यूसली फॉलो कर लिया 4 महीने, तो आपकी मेंस की प्रिपरेशन, आपकी मेंस की अप्रोच बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। चाहे आप रिपीटर हो, चाहे आप बिगिनर हो, दोनों के लिए ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैंने आज की इस क्लास के लिए आप लोगों के साथ शेयर किया था, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन है क्या, फिर हम लोग आंसर कैसे लिखना है इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज द ऑरेंज इकोनॉमी। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। भारत में इसकी संभावनाओं पर चर्चा करी, डिस्कस इट्स पोटेंशियल इन इंडिया। देखो, मैंने बार बार कहा है, जब भी किसी प्रश्न को पढ़िए, सबसे पहला काम जो करना है, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है, क्वेश्चन को प्रॉपर ब्रेक करना है। जितने मैक्सिमम पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो ब्रेक करो। यहां पर कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा। हम लोग सबसे पहला पार्ट क्या होगा, जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है वो है ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन की एक डिमांड तो हमको समझ में आ गई। क्वेश्चन की सेकंड डिमांड कह रहा है भारत में इसकी संभावनाओं, पोटेंशियल क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है इसके, इस इकोनॉमिक सेक्टर की ग्रोथ करने की, उसकी संभावनाओं पर आपको चर्चा करना है, डिस्कस करना है। समझिएगा, अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर तैयार करूं, तो एक तो बनेगा आपका इंट्रोडक्शन, जो हमारा आईबीसी स्ट्रक्चर होता है वहां पर एक इंट्रोडक्शन बनेगा। इंट्रोडक्शन में जो प्रश्न की पहली डिमांड थी, डिमांड क्या था, ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है। कभी भी अगर मेंस के प्रश्न में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, ग्रीन इकोनॉमी क्या है, ब्लू इकोनॉमी क्या है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन में ना आप उस टर्म को अपने में एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन का पहला डिमांड इंट्रोडक्शन में पूरा किया जा सकता है, बहुत सिंपल अप्रोच होती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है इसको समझाने का प्रयास करें। ठीक है भाई, जब मेन बॉडी में शिफ्ट करेंगे तो यहां पर हमको इसकी संभावनाओं पर, इसकी जो पॉसिबिलिटीज है, इसका जो पोटेंशियल है, इस पर डिस्कस करना है। तो डिस्कस करने का मैंने आपसे क्या मतलब बताया है, मैंने कहा कि जब भी हमको चर्चा करनी होगी ना, तो हम एक तो उसका पॉजिटिव डायमेंशन कवर करेंगे, दूसरा उसके चैलेंजेस, जो चुनौतियां हैं, जो इश्यूज आएंगे इस सेक्टर में, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो संभावनाओं के साथ साथ आपको इस सेक्टर में, इस इकोनॉमी का जो पूरा पॉसिबिलिटी है, इसमें जो चुनौती आने वाली है उसको भी बताना पड़ेगा। यह भी मेन बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। और कंक्लूजन में उन चुनौतियों को, उन समस्याओं को दूर करने के कुछ सजेशन, कुछ वे फॉरवर्ड, कुछ ऐसी अप्रोच हम डिस्कस कर सकते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट। तो बात समझ में आ गया, क्वेश्चन का एक एक पार्ट हमने क्लियर कर लिया कि भाई क्वेश्चन का डिमांड क्या क्या थी, कैसे हमारा पूरा आंसर का स्ट्रक्चर होगा, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा देखो, अभी मैं ऑरेंज इकोनॉमी, देखो एक ऐसा क्वेश्चन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गूगल पर सर्च करोगे ना तो कई बार ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब संतरा इकोनॉमी दिखा देगा। संतरा इकोनॉमी नहीं होती है। ऑरेंज इकोनॉमी से मतलब संतरा की अर्थव्यवस्था नहीं है। जैसे इससे पहले मैंने क्वेश्चन दिया था फ्री बीज, तो किसी ने कमेंट किया सर फ्री बीज का मतलब मैंने फ्री और बीज समझा कि फ्री में बीज का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री बीज नहीं भाई, इतनी बेसिक अप्रोच में हम लोग गलतियां नहीं करनी है। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब संतरा अर्थव्यवस्था नहीं होता, पहले तो इस बात को समझने का प्रयास करिए। ऑरेंज इकोनॉमी होती क्या है, आइए मैं पहले आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो एक ऐसी इकोनॉमी जिसको हम लोग क्रिएटिव इकोनॉमी के तौर पर जानते हैं। हमने इससे पहले कुछ इकोनॉमी का नाम सुना कि ग्रे इकोनॉमी क्या होती है, सिल्वर इकोनॉमी क्या होती है, ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है, ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का नाम हमने सुना हुआ है। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है क्रिएटिव इकोनॉमी। ठीक है, ये उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दर्शाता है जो मनुष्य की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, उसके कल्चर, उसके स्किल, उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इन पर बेस्ड होती है। रचनात्मक अर्थव्यवस्था, क्रिएटिव इकोनॉमी, या फिर मैं कहूं तो ऑरेंज इकोनॉमी एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, ज्ञान आधारित क्षेत्र होता है जिसमें रचनात्मक वस्तुओं और सेवाओं का सृजन, उत्पादन और वितरण शामिल होता है। समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात समझा रहा है कि इट इज अ नॉलेज बेस्ड सेक्टर इन्वॉल्विंग द क्रिएशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिएटिव गुड्स एंड सर्विसेज। बात समझ में आ रही है, क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब समझ में आया क्या है। अच्छा देखो, अगर क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे क्रिएटिव इकोनॉमी लिखा होता तो मैक्सिमम एस्पिरेंट को क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ जाता। बहुत सारे एस्पिरेंट के, मैं मान के चलो लगभग 75% एस्पिरेंट्स के लिए ये ऑरेंज इकोनॉमी का टर्म न्यू टर्म रहा होगा। किसको किसको पहले से ऑरेंज इकोनॉमी पता था, एक बार कमेंट करके बताने सर मैं इसके बारे में जानता था। ठीक है, ध्यान समझिएगा। बाकी जिनको नहीं पता है आज नोट कर लो, बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है ऑरेंज इकोनॉमी। न्यू डेवलपिंग टर्म है, न्यू डेवलपिंग सेक्टर है पूरी इकोनॉमी का, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी तक इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है।
ऑरेंज इकोनॉमी होती क्या है? ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है ऑल्सो नोन एज अ क्रिएटिव इकोनॉमी दैट इन्वॉल्व द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कौन सी आर्थिक गतिविधियों को शामिल करता है? जो मनुष्य की क्रिएटिविटी, मनुष्य के कल्चर, मनुष्य के स्किल, मनुष्य के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर बेस्ड होती है, या पूरी अर्थव्यवस्था नॉलेज बेस्ड सेक्टर होता है जिसमें क्रिएटिव गुड्स या सर्विसेज का मतलब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन शामिल होता है। ठीक है, तो ये एक आपकी बेसिक डेफिनेशन होगी जो कि आप लोग अपने आंसर में शामिल करें। बात समझ में आ गया ना? ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझो, कौन कौन से मेन इंडस्ट्री इस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं उनको भी बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे समझने के लिए आवश्यक है। अगर आपके पास मैं ना, अगर जैसे मान लो ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में डायरेक्टली, आपने नहीं पढ़ा, एकदम एकदम मतलब इसके बारे में आप लोग बहुत कम इंफॉर्मेशन आपके पास थी, तो कुछ हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ स्मार्ट अप्रोच अपनाते हैं। ऐसे हम लोग लिखते हैं क्या, ऑरेंज इकोनॉमी, और डिफरेंट सेक्टर जो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं यहाँ पे दर्शा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो पेजेस के स्पेस होते हैं ना वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग में फुलफिल भर जाते हैं। ठीक है, तो यही काम आपको करना है। ऑरेंज इकोनॉमी के जो विभिन्न इंडस्ट्रीज है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, आपको क्या लगता है जितने विज्ञापन आप लोग देखते हो, एडवर्टीजमेंट देखते हो, वो कोई व्यक्ति बनाता होगा ना, उसकी पूरी पीछे पूरी की पूरी एक एक अर्थव्यवस्था काम कर रही है। वहां पे बहुत सारे लोग बैठ करके उस सेक्टर में जॉब लेकर के एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट जितना यूनिक होता है, जितना अच्छा होता है, वो आपके दिमाग पर उतना ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है। जैसे कि चिड़िया रानी बहुत सयानी, अंडे दिए खास, देखो बचपन में हमने वो एडवर्टीजमेंट देखा होगा, आज तक याद है। ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं जो हमारे दिमाग में घर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बनाने के पीछे क्रिएटिविटी वर्क करती है। तो ऑरेंज इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेक्टर है विज्ञापन, ठीक है, एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा वास्तुकला, आर्किटेक्चर, कला, आर्ट, फैशन, फिल्म। अभी आप लोगों ने अगर आप लोग नेटफ्लिक्स यूज करते हो तो आपने देखा होगा, एक फिल्म आई है, ठीक है, बहुत बेसिक फिल्म है, उसका नाम है नुक्कड़ नाटक। दरअसल मैंने उस फिल्म को इसलिए देखा क्योंकि वो मेरे ही कॉलेज में, जब मैं आईआईटी में था, तो उसी आईआईटी असम धनबाद में उसको शूट किया गया, उसी लोकेशंस के अराउंड में, स्लम एरिया में जहाँ पर हम लोग, जब मैं एनजीओ में काम करता था कतरगा में, तब हम वहाँ पर पढ़ाते थे बच्चों को, तो उसी स्लम एरिया में उसी टॉपिक पर आधारित इस फिल्म को शूट किया गया। ठीक है, फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी, बहुत स्लो स्टोरी है। तो कॉलेज के बच्चे रहते हैं, वो कुछ एक्टिविटी पार्टिसिपेट करते हैं, नाटक करते हैं, फिर नाटक से कैसे कैसे वो, ठीक है, रियल इश्यूज को सोसाइटी के फेस करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उस फिल्म में उसको शूट किया गया है। तो क्रिएटिविटी बेस्ड चीजें हैं। ठीक है, संगीत, म्यूजिक क्रिएटिव इकोनॉमी का एक पार्ट है। फोटोग्राफी, अब तो फोटोग्राफी के लिए आप किसी को देख करके देखो, इतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वहां पर क्रिएटिविटी वर्क करती है। क्रिएटिविटी का कोई कॉस्ट नहीं होता, कि ऐसा नहीं कि उसमें हम बेसिक रॉ मटेरियल का यूज कर रहे हैं तो इसलिए उसका कॉस्ट बहुत सीमित होगा, नहीं, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर, बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म वहां पर पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन आप किसी स्पेसिफिक चैनल को फॉलो करते हो तो कारण क्या है? क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी है चीज को पढ़ाने की, उनका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उनका अपना पूरा कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको समझाने में सक्षम होते हैं। तो ये पूरा क्रिएटिव इकोनॉमी का एक पार्ट होता है। ठीक है, आर&डी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, मीडिया होगी, तो क्रिएटिव इकोनॉमी के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। ये समझने के लिए था। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो एक इस प्रकार का डायग्राम बना करके इस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन। ठीक है, तो दो बातें क्लियर हो गया, पहला ऑरेंज इकोनॉमी होता क्या है, दूसरा इसके अंतर्गत कौन कौन सी इंडस्ट्री शामिल होती है। ठीक है, अच्छा अब समझिए। ठीक है, दरअसल 2025 में आपने एक सुना होगा, वेब समिट हुआ था। वेब समिट हुआ था। वेब समिट का मतलब है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। ये समिट भारत में किया गया था। ये बेहद चर्चा में रहा था, बेहद इंपॉर्टेंट रहा था। ठीक है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो वेब समिट 2025 में गए थे, तो उन्होंने वहां पर बोला था, ध्यान समझिएगा, उनका स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि भारत की वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था में भूमिका लगातार बढ़ रही है। वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, कि भारत का जो ग्लोबल क्रिएटिव इकोनॉमी, तो जो भारत का रोल है वो लगातार बढ़ रहा है, और इसीलिए उन्होंने ऑरेंज इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर ज्यादा बल दिया। ठीक है, इसी वजह से ये पूरा टॉपिक न्यूज में रहा, समझिएगा। पिछले साल भारत में वेब समिट 2025 का आयोजन किया गया था, जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे। प्राइम मिनिस्टर ने ऑरेंज इकोनॉमी के इंपॉर्टेंस को ग्लोबल चेन से जोड़ते हुए समझाने का प्रयास किया था, बताने का प्रयास किया। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, नोट करिए इस डेटा को, ये डेटा आपके नोटबुक में होना चाहिए क्या। अर्नेस्ट एंड यंग एक पब्लिकेशन टाइप का है, ठीक है, उसकी एक रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है, भारत के क्रिएटिव इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है, वो 18% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग अनुमानित किया गया है। तो 2023 में 19 बिलियन डॉलर से बढ़कर के, ठीक है, 19 बिलियन डॉलर से बढ़कर के 2026 तक 34 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना। समझिएगा। अब हम जीएस पेपर 3 के क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहाँ पर ग्राफ बनाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग ये ग्राफ बना सकते हो, बहुत सिंपल था।
एक्स एक्सेस पे हमने क्या दर्शाया, ईयर। हमारे पास दो डेटा था, 2023 में जो पूरी अर्थव्यवस्था जो पूरी इकोनॉमी थी वो 19 बिलियन डॉलर की थी, जबकि 2026 में बढ़ करके 34 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। तो 26 चल रहा है, हम एक बहुत अच्छा ऐसा इस प्रकार ग्राफ बना सकते हैं। हमको बीच के डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम नहीं दर्शाएंगे, हम केवल दो फर्स्ट का और लास्ट का डेटा दर्शा करके ये दर्शा दें कि 18% का सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का यहाँ पर संभावना व्यक्त किया गया है। इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स है आपका यहाँ पर अर्नेस्ट एंड यंग। अर्नेस्ट एंड यंग के अकॉर्डिंग ये डेटा दिया गया। तो अब समझिएगा, मैंने अभी तक आपको क्या क्या समझा दिया, मैंने समझा दिया क्या कि ऑरेंज इकोनॉमी होती क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अंतर्गत कौन कौन सी इंडस्ट्री शामिल होती है। थर्ड पॉइंट, ये चर्चा में क्यों रहा, तो वेब समिट 2025 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्लोबल चेन में भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी की संभावनाओं पर बल दिया है, तो पहली बात तो ये न्यूज में यहाँ पर आ गया। चौथा पॉइंट, अर्नेस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में जो क्रिएटिव इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, वो लगभग 18% व्यक्त किया गया है। 2026 में इसके 34 बिलियन डॉलर इकोनॉमी के होने की संभावना व्यक्त की गई है। एक चौथा डेटा हमारे पास यहाँ पर ये हो गया। अपना डेटा नोट करो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, मैक्सिमम एस्पिरेंट। मैक्सिमम देना मतलब है जो टॉपर एस्पिरेंट होते हैं, जो कि बहुत अच्छे एस्पिरेंट होते हैं, जो चीजों को समझने में सक्षम होते हैं, जो चीजों को करेंट सेलिंग कर पाते हैं, वो इस डेटा का उपयोग अपने इंट्रोडक्शन में करें। क्या हाल ही में देखो, मैंने आप लोगों को बजट 2026-27 यूनियन बजट पढ़ाया हुआ है, जिसने भी वो क्लास की होगी उसको ये पॉइंट याद होना चाहिए। पॉइंट क्या है मेरे भाई, नोट कर, ठीक है। रिसेंट में जब भारत के फाइनेंस मिनिस्टर जब उन्होंने बजट 2026 प्रस्तुत किया, यूनियन बजट 2026 प्रस्तुत किया, तो उन्होंने ऑरेंज इकोनॉमी के क्रिएटिव इकोनॉमी को एम्फसाइज किया, मतलब उसकी संभावनाओं पर जोर दिया। कहा कि रोजगार सृजन मतलब जॉब क्रिएशन, इनोवेशन, एक्सपोर्ट एंड भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में ऑरेंज इकोनॉमी की भूमिका होगी। ये बात यूनियन बजट 2026-2027 में बताई गई है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है, मेरा पॉइंट क्लियर। सेकंड, हम ऑरेंज इकोनॉमी की कुछ इंडस्ट्रीज को बॉक्स बना करके इस प्रकार से दर्शा देंगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज क्या, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, आर्किटेक्चर, आर्ट, फैशन, फिल्म, म्यूजिक, ठीक है, फोटोग्राफी, R&D, सॉफ्टवेयर, मीडिया, ये कुछ इंडस्ट्रीज है, हम कुछ फ्लो चार्ट बना करके वहां पर दर्शा देंगे, ठीक है। सेकंड, अब समझिएगा, इंट्रोडक्शन में ही हमको दो काम करना, या तो या तो आप अर्नेस्ट एंड यंग की इस रिपोर्ट को कोट करके आओ, या तो यूनियन बजट 2026-27 के इस बात पर जोर देकर के आओ, यूनियन बजट 2026-27 में फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑरेंज इकोनॉमी को एम्फसाइज किया, उसकी संभावनाओं पर यहाँ पर जोर दिया है, ठीक है ना। इतनी बातें आपको अपने आंसर में शामिल करनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन की बात मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्या समझिएगा, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की मेन डिमांड थी इसकी संभावना पर, इसकी पोटेंशियल पर आपको डिस्कस करना, ठीक है ना। तो पोटेंशियल क्या है, अभी आपने अर्नेस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट देखा, उस रिपोर्ट को आप पोटेंशियल के इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो, या फिर एक यहाँ पर डेटा मैंने और दिया हुआ है, उस डेटा को बार देख लीजिएगा आप लोग। डेटा क्या है मेरे भाई, कह रहा है कि भारत की जो क्रिएटिव इकोनॉमी है वो देश के लगभग 8% कामकाजी आबादी को एम्प्लॉयमेंट देती है, रोजगार प्रदान करती है। एट प्रेजेंट इंडिया क्रिएटिव इकोनॉमी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 8% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स। फिर भी ध्यान समझिएगा, 8% को रोजगार दे रही है, फिर भी अंकटाड की एक रिपोर्ट कहती है, क्या कहती है, कि भारत का जो क्रिएटिव एक्सपोर्ट है, जो रचनात्मक निर्यात है, तो चाइना के क्रिएटिव एक्सपोर्ट का 1/10 है। 1/10 मतलब हमारे पास क्रिएटिव एक्सपोर्ट में वृद्धि करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमको संभावनाएं बतानी थी, हमने अंकटाड की इस बात को संभावनाओं में यहाँ पर, तो आपको डेटा फैक्ट डालने पड़े। प्रश्न ये है कि हम कितने डेटा और फैक्ट याद कर सकते हैं, सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन हर टॉपिक से एक डेटा फैक्ट जरूर याद करें। कुछ डेटा और फैक्ट ऐसे होते हैं जिनका हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, वो स्मार्ट अप्रोच आपको सामने डेटा है, पीआईबी के सोर्स से मैंने डेटा लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, एक बार इस डेटा को आप लोग देख लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कहा गया कि इंडिया का जो एवीजीसी सेक्टर है, एवीजीसी सेक्टर का मतलब क्या है, एनिमेशन, वीडियो गेमिंग और कुछ और होता है यहाँ पर। एक बार फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना कि एवीजीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एनिमेशन, वीडियो गेमिंग और कुछ होता है, याद नहीं आ रहा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसको, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल गेमिंग ऐसा कुछ करके इसका फुल फॉर्म बनता है, तो एक बार आप लोग बताना कमेंट, ठीक है। एवीजीसी में लगभग इतने प्रोफेशनल्स अभी जॉब कर रहे हैं, 8% वर्कफोर्स आपने वहां पर देखा था। प्लस 2030 तक ये संभावना व्यक्त की गई है कि लगभग 2 मिलियन प्रोफेशनल यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। 2 मिलियन प्रोफेशनल, बहुत बड़ी बात। अच्छा, भारत में संभावना ज्यादा क्यों है इस सेक्टर की, सबसे बड़ा कारण क्या है,
यहाँ पर यहाँ पर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ना, समझिए यहाँ पर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा बहुत रिच है। हमारे पास 28 राज्य, 8 यूटीज़ हैं, सबकी अपनी अलग-अलग फ़ोल्क म्यूज़िक, फ़ोल्क डांस, फ़ोल्क वहाँ का जो त्योहार है, वहाँ की जो लोकल हस्तशिल्प है, वो सबकी अलग-अलग है। जैसे कि राजस्थान की फट चित्रकला हो गया, ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया, उत्तर प्रदेश का बिरहा, कथक। चूँकि हर स्टेट और यूटीज़ की अलग-अलग कल्चर है, अलग-अलग वहाँ पर सांस्कृतिक डाइवर्सिटी है, तो उनके आधार पर क्रिएटिव इकोनॉमी मैं कहूँ तो म्यूज़िक में, मैं कहूँ तो फ़िल्म में, मैं कहूँ तो नुक्कड़ नाटक में अलग-अलग होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं, तो पोटेंशियल हमारे पास बहुत प्लस हमारे पास जो यूथ पावर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत का लगभग 65% अभी 35 वर्ष से कम उम्र की है, जो कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लगातार यूज़ कर रही है। तो ये जो पूरी क्रिएटिव इकोनॉमी है, ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड इकोनॉमी मानी है ना? अब देखो हमारे यहाँ पर ओटीटीज़ का विस्तार बहुत तेज़ हो रहा है, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ठीक है? गेमिंग स्टार्टअप्स, इनका चूँकि डेवलपमेंट बहुत तेज़ हो रहा है, तो भारत में इसकी संभावनाएँ ये रोज़गार सृजन में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? ठीक है, ध्यान समझिएगा, रोज़गार सृजन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी का भी एक इस उन्होंने एक अप्रोच लेकर के आया था कि डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड। इस दृष्टिकोण के तहत 2 से 3 लाख नए रोज़गार उत्पन्न करने का डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड ये भी एक क्रिएटिव इकोनॉमी का एक पार्ट है, तो उस पर भी गवर्नमेंट काम है। इसके अलावा समझिएगा आप लोग भारत अगर मैं एक्सपोर्ट और फॉरेन करेंसी के संदर्भ में बात करूँ, भारतीय फ़िल्में जैसे जो बॉलीवुड फ़िल्में होती हैं, वो पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। एक धुरंधर को आप लोग ले लो, पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा देखी गई। इसके अलावा भारत का योग, भारत का आयुर्वेद, भारत की हस्तशिल्प, भारत की फैशन, ठीक है? इनकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो कि क्रिएटिव इकोनॉमी का एक पार्ट है। अब कल्चरल सॉफ्ट पावर के तौर पे डेवलप हो रहा है। साथ में भारत के लोकल कुज़ीन्स है, फूड्स है, हमारा जो श्री अन्न है, हमारा जो लिट्टी-चोखा है, दुनिया भर में भारत की जो एक कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको मजबूत कर रहा है, ठीक है? तो भारत की छवि यहाँ से और बढ़ डिजिटल क्रिएटिव इकोनॉमी भारत का ओटीटी मार्केट लगातार ग्रोथ कर रहा है, गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट लगातार ग्रोथ कर रहा है। तो ये सब क्या है कि भारत में एक क्रिएटिव इकोनॉमी तो ऑरेंज इकोनॉमी की संभावनाओं की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है? भाई डिजिटलीकरण होगा तो चैलेंजेस वही सारी बात होंगी क्या? डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, साइबर सिक्योरिटी के क्राइसिस बहुत है। प्लस जो डिजिटल लिटरेसी है हमारे पास वो नहीं है। हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो मतलब जो बौद्धिक संपदा अधिकार होता है वो नहीं है। पेटेंट आवेदन का जो निपटान होता है ना भारत में बहुत लंबा समय लगता है, लगभग 58 महीना लगता है। जबकि चीन में ये समय 20 महीना और अमेरिका में 23 महीने के अराउंड। तो हमारे पास पेटेंट राइट लेने के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ता है। उसी बीच में बहुत बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं वो पेटेंट राइट ले लेती हैं। जो ओरिजिनल क्रिएटर होता है उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलता। ठीक है? प्लस हमारे पास रूरल और अर्बन का डिवाइड बहुत ज़्यादा है, तो चैलेंजेज़ हैं, ठीक है? प्लस इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो हमारी जो क्रिएटिव इकोनॉमी है ना उसको मतलब अ, अपर्याप्त मान्यता मतलब उसको बहुत स्वीकार नहीं करते। छोटे-छोटे स्तरों पर वो संगीत फ़ेमस है बट बड़े स्तर पर फ़ेमस नहीं हो पा रहा है। छोटे स्तरों पर उनको बहुत मान्यता बट बड़े स्तर पर मान्यता नहीं मिल पा रही है, ठीक है? तो वो एक चैलेंजेज़ पूरे सप्लाई चेन में लगातार बनी हुई है, ठीक है? इसके अलावा जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, हमने डिस्कस किया था एक एक पोटेंशियल में, हमारे पास यूथ पावर बहुत है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड थिंग। 65% आबादी 35 कम उम्र की है, लेकिन समस्या ये है ना कि ये जो यूथ है, यूथ करियर ग्रोथ क्या मानता है? कहता है भाई मेरी सरकारी जॉब। भारत में ध्यान से समझिएगा, भारत में हर वो व्यक्ति बेरोज़गार है जो कि सरकारी जॉब कारण क्योंकि एक सोशल मेंटालिटी इस प्रकार तो लोग जो ट्रेडिशनल करियर प्रायोरिटीज़ है ना उस पर फोकस करते हैं कि इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल सेक्टर में जाएँगे, ठीक है? वहाँ पर अपनी या सरकारी सेक्टर में फिर से अधिकारी बनेंगे, आईएएस बनेंगे। इस प्रकार की जो प्रायोरिटीज़ है करियर वाइज़ वो ज़्यादा देखते हैं, तो जिसके कारण से यूथ वो यूथ जो कि क्रिएटिव इकोनॉमी में आ सकता था, वो आ ही नहीं पा रहा। ठीक है ना? तो एक तो ये समस्या आप समझ गए। इसके बाद अब देखो, ये हमने क्या बता दिया, क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? क्वेश्चन की डिमांड थी कि संभावनाओं पर चर्चा करें, तो मैंने संभावनाओं के पॉजिटिव पॉइंट बता दिए, क्या-क्या चैलेंजेस था वो बता दिया। अब कन्क्लूज़न में मैं कुछ सजेशन दे दूँगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। सजेशन में हम क्या देंगे कि भाई कि आईपीआर की सुरक्षा सुनिश्चित करो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, क्रिएटिव स्टार्टअप्स हैं, उनको सपोर्ट करो, मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करो, ठीक है ना? और ई मार्केट प्लेस पर ऑनलाइन जो एक्सपो लगते हैं उन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन जो क्रिएटर्स हैं उनको जगह दो, उनको पहचान दो। ये फेसबुक इसके लिए अमेज़न बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव पर काम करते हैं जो कि कारीगरों को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देते हैं। ठीक है? ओडीओपी के माध्यम से, जीआई टैग के माध्यम से इनका विस्तार किया जाना चाहिए। ठीक है? तो ट्रेड्स लगते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड्स लगते हैं, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पर भारत की कल्चर को लगातार रिप्रेज़ेंट करना बेहद ठीक है? इसमें इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। एक भारत को क्रिएटिव सुपर पावर बनाना है,
ये सारे काम हमको करने पड़ेंगे, तभी जाकर के अमृत भारत या विकसित भारत के डायरेक्ट 2047 ये सारे पॉइंट जोड़ करके दे दोगे, वे फॉरवर्ड दे दोगे, आपका तैयार। ठीक है? बाकी देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट शामिल किए कि गवर्नमेंट इस सेक्टर में क्या काम कर रही है। एक मैं आप लोगों को काम देता हूँ, होमवर्क, चलो होमवर्क नोट। कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए, ऑरेंज इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट के एफर्ट क्या है? भारतीय यूनियन बजट में भी सरकार ने कुछ प्रावधान किया है, तो यूनियन बजट का प्रावधान आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बस इसके अलावा गवर्नमेंट की जो और एफर्ट है इसके, वो कमेंट करके आपको क्वेश्चन की जो एग्जैक्ट डिमांड थी, डिमांड मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया, कमेंट किया। ध्यान से समझिएगा, क्लास को ना जितना इफेक्टिवली आप लोग सुनोगे, इफेक्टिवली नोट बनाओगे यहाँ, तो आपको तो आई होप कि क्लास आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोग टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहीं पर हम लोग आगे फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन होगा इस MM26 के संदर्भ में शेयर करेंगे। क्वेश्चन डेली वहीं पर शेयर किया जा रहा है, इसको लेकर के आप लोग सबमिट करो और उसी दिन शाम को हम लोग उस पर वीडियो डिस्कशन करके उस टॉपिक को कंप्लीट करें। ठीक है? आज की ये 8वां लेक्चर था। 8 क्लासेस में हमने 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक तो सीख ही लिया होगा, ये मेरी गारंटी। मिलते हैं सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा।